ये सब तुम्हारा क्या धरा है? अगर तुम मम्मी जी का ख्याल रखती तो उसे दूसरों के घर नहीं जाना पड़ता। शायद मेरा होना ही गलत है। मम्मी जी को तो बस मुझ में कमियां ही नजर आती है और पति तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। अरे, ये क्या हुआ सरला निवास में, जो इस घर की मालकिन सरला देवी को अपना ही घर छोड़ के जाना पड़ा? इसमें किसकी गलती थी, बहू की या सास की? इसे समझने के लिए चलिए चलते हैं सरला निवास में। रानी को ससुराल में आए हुए 15 दिन हो गए थे और वो खुद को ससुराल में ढालने की पूरी कोशिश कर रही थी। रानी चुपचाप किचन में खड़ी थी, सिर झुकाए हुए, आंखें नीचे, थोड़ी सहमी सहमी सी। बस आज डांट न पड़ी, सब ठीक कर दूंगी। आज मम्मी जी को खुश कर दूंगी मैं। पीछे से रानी की सास सरला देवी की आवाज आती है। बहू, ओ बहू, चाय कब मिलेगी? सूरज सिर पर आ गया है। जी मम्मी जी, बस ला रही हूँ। रानी चाय लेकर जाती है। सरला देवी ने कप उठाया, सूंघा, एक घूंट लिया और कप जोर से नीचे रख दिया। ये चाय है या गर्म पानी? स्वाद नाम का कोई चीज ही नहीं है इसमें। ये सुनकर रानी का गला सूख जाता है। धीमी आवाज में बोलती है, मम्मी जी, शायद अदरक कम पड़ गई है आज। अरे वाह, जवाब देना भी सीख गई, लेकिन चाय बनाना ना सीख पाई अभी तक। 2 हफ्ते हो गए हैं यहाँ पे आए हुए तुझे। मम्मी जी, कोशिश कर रही हूँ, अगली बार अच्छी बनाऊंगी पक्का। कोशिश क्या होती है? देख मेरी देवरानी कुंती की बहू ममता को, शादी के अगले दिन से ही ऐसी चाय बनाती थी कि मजा आ जाता था। एक बार ममता के हाथ की बनी चाय पी लो, फिर पूरा दिन अच्छा जाता था। और एक तू है कि चाय बनानी तक सही से नहीं आती अभी तक। सरला देवी की कड़क आवाज सुनकर रानी चुप हो जाती है। दोपहर में रानी सब्जी बनाते हुए किचन में अपनी माँ को याद कर रही थी। माँ कहती थी, ये वाली सब्जी मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ। आज तो मम्मी जी मेरे हाथ की इस सब्जी को खाकर जरूर खुश हो जाएंगी। रानी खाना लेकर जाती है। सरला देवी पहला निवाला मुंह में रखते ही, ये क्या बनाया है? इतना तेज नमक, मेरा तो मुंह ही कड़वा हो गया। और तेल इतना ज्यादा कि इसमें डुबकी मार लो। तेरे मायके वालों ने कुछ सिखाया भी है या नहीं? माँ जी, आपने ही तो कहा था कि सब्जी का स्वाद थोड़ा तेज रखना। यहाँ सब लोग चटपटा मसालेदार खाना खाते हैं। हाँ, तो मैंने स्वाद तेज करने के लिए बोला था, नमक नहीं। अरे मेरी बहन सुशीला की बहू सीमा को देख, बिना बताए समझ जाती है किसे कौन सा खाना खिलाना है। और एक तू है कि तुझे अभी तक कुछ समझ नहीं आता। सरला देवी की बातें सुनकर रानी अंदर तक कांप जाती है। घर के सारे काम निपटाकर रानी रात को अपने बिस्तर पे लेटे हुए अपने पति मुकेश से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पति करवट बदल कर सो जाता है और रानी की आवाज़ गले में ही अटक जाती है। उसे समझ में आ जाता है यहाँ उसकी कोई नहीं सुनने वाला। सब सो चुके थे, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मायके में तो माँ कितने प्यार से समझाती और सिखाती थी, और कोई भी गलती होने पे कहती थी, सब ठीक हो जाएगा बेटा। और पापा तो मेरे हाथ का कोई भी खाना बड़े चाव से खाते थे और शाबाशी भी देते थे। यहाँ तो हर दिन खुद को छोटा महसूस कराया जाता है। यहाँ पे तो कोई प्यार से तो छोड़ो, सीधे मुंह बात भी नहीं करता। अगले दिन
सरला निवास में सरला की देवरानी कुंती की बहू ममता आती है। चाल धीमी, मीठी आवाज, ये वही ममता थी जिसके गुणगान सरला देवी दिन रात किया करती थी। चरण स्पर्श चाची माँ, कैसी हो आप? ममता को देखते ही सरला देवी की आंखें चमक जाती है। आजा ममता बेटी, आजा। तो जब भी आती है घर पवित्र हो जाता है। आजा, बैठ जा यहाँ पे। और बता, घर में सब ठीक है? रानी एक तरफ खड़ी होकर ये सब देख रही थी। हाँ चाची माँ, सब ठीक है। आपकी याद आ रही थी तो आपसे मिलने आ गई। अभी ये सब छोड़ो चाची माँ, पहले मुझे आपके पैर दबाने दो। अरे नहीं नहीं ममता बेटी, रहने दो। तुमने यहाँ आके बहुत अच्छा किया बेटी। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। सरला देवी ताना मारते हुए रानी को सुनाते हुए कहती है, इसे कहते हैं संस्कार, लेकिन आजकल की लड़कियां कहाँ समझती है। ये सब बस सोना खाना, फोन चलवा लो इनसे। सरला देवी के ताने सुनकर रानी अपने कमरे में चली जाती है और ममता सरला देवी की चापलूसी करना शुरू कर देती है। चाची माँ, लोग कहते हैं आप जैसी सास किस्मत वालों को मिलती है। कितना प्यार करती हो आप सबसे। ममता की प्यार भरी बातें सुनकर सरला देवी का चेहरा चमक उठता है। चाची माँ, आजकल की बहुएं बाहर से भोली दिखती है, लेकिन अंदर से बहुत शातिर होती है। ससुराल आते ही घर पे कब्जा कर लेती है और सास ससुर को घर से बाहर निकाल देती है। आप जरा ध्यान रखना चाची माँ। हाँ ममता बेटी, मुझे सब दिखता है। मैंने भी दुनिया देखी है। अच्छा, एक बात बताओ, ये आपकी नई बहू कैसी है चाची माँ? शातिर है या भोली है? मुझे तो बहुत तेज लगती है देखने से। अरे वो तो कामचोर बेवकूफ है। उसे कुछ भी नहीं आता, ना तो खाना बनाना, ना ही सास की सेवा करना, और ये भी नहीं पता कि ससुराल में रिश्ते कैसे बनाए जाते हैं। लगता है इसके मायके वालों ने कुछ सिखाया नहीं इसे। हाँ बेटी, इसी का तो रोना है। अब हमें भुगतना पड़ रहा है। रानी को अपने कमरे में सब सुनाई दे रहा था और वो अपने आप से बोल पड़ती है, मैंने क्या बिगाड़ा है इसका? पता नहीं कहाँ से आ गई आग लगाने। मैं कोशिश तो कर रही हूँ सबको खुश रख पाऊँ ससुराल में। रानी ससुराल में रिश्ते बनाने की कोशिश में लगी रहती है। कुछ दिन बाद सरला देवी की बहन सुशीला की बहू सीमा आती है सरला निवास में। नमस्ते मासी जी, कैसे हो? बस तुम लोगों की दुआ से सब ठीक है बेटा। अच्छा किया जो तू आ गई। यहाँ पे बहुत दिनों से मन कर रहा था मिलने का तुमसे। देखा मासी जी, आपने याद किया और मैं आ गई आपके पास। सीमा की मीठी मीठी सुरीली सी बातें सुनकर सरला देवी पिघल जाती है। अरे मासी जी, नई बहू कहाँ है? मिलवाओगे नहीं उसे? शादी में तो नहीं मिल पाई थी। अरे बेटा, तुम्हारा ही घर है, जाओ देखो किचन में ही होगी, और कुछ सिखा भी देना उसे कैसे ससुराल में निभाया जाता है। सीमा किचन चली जाती है रानी से मिलने और सरला देवी की तारीफ करती है। रानी भाभी, मासी जी का ध्यान रखना, वो बहुत सीधी है, जल्दी बुरा मान जाती है। हाँ जी। रानी सीमा से ज्यादा कुछ नहीं बोलती
उससे मिलने के बाद सीमा सरला देवी के पास आ जाती है और फिर आग में घी डालना शुरू कर देती है। मासी जी, आजकल की बहुएं अपने मन की ही करती हैं। उन्हें सास ससुर से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ पे तो सब ठीक है ना? रानी भाभी अच्छे से ध्यान रखती है ना आप लोगों का? वो क्या है ना, मुझे आपकी चिंता लगी रहती है, इसलिए सोचा एक बार मिलाऊं। अच्छा किया सीमा बेटी, तू कभी भी आ सकती है, तेरा ही तो घर है। सीमा की बातों ने सरला देवी के अंदर रानी के लिए आग लगाना शुरू कर दिया था। मासी जी, अभी किचन में रानी भाभी आपकी बुराई कर रही थी। बोल रही थी कि आप बहुत खड़ूस हो, हमेशा चिक चिक करते रहते हो, हमेशा कमियां निकालते रहते हो। ये सुनकर सरला देवी गुस्से से फट पड़ती है। ये कल की आई हुई लड़की ऐसा कैसे बोल सकती है? ये सरला देवी का घर है, अभी देखती हूँ मैं इसे। अभी रुक जाओ मासी जी, अगर आप अभी जाकर बोलोगी तो वो मेरे ऊपर सारे इल्जाम डाल देगी। मैंने चुगली कर दी और आपको भड़का दिया है, तो आप इस बारे में बाद में बात करना। अच्छा किया बेटी, जो तूने इसके बारे में मुझे बता दिया। तू ही मेरी सच्ची बेटी है। लेकिन अब मैं इसे देखती हूँ कि घर की असली मालकिन सरला देवी है, और बताती हूँ कि चिक चिक क्या होती है। अगले दिन से सरला देवी हर काम में और ज्यादा कमियां निकालना शुरू कर देती है और हर बात पे रानी की तुलना सीमा और ममता से करने लगती है। हर बात पे नीचा दिखाती है। सुबह झाड़ू लगाने में थोड़ी देर हो जाती है। अभी तक झाड़ू भी ना लगाई, ममता होती तो कब की लग चुकी होती। रानी अपने कमरे से सारी बातें सुन रही थी। ये सब आग सीमा और ममता भाभी की लगाई हुई है। सच ही कहते हैं लोग, यहाँ औरत ही औरत की दुश्मन होती है। यहाँ पे आई और मम्मी जी को भड़काकर चली गई। रानी से अब सुना नहीं जा रहा था और वो बाहर सरला देवी के पास जाती है और धीमी आवाज में बोलती है, मम्मी जी, मैंने किसी से कुछ नहीं बोला। हाँ, अब उल्टा जवाब भी दो। मुझसे परेशानी है तो मुझसे बोलो, और तुम्हें अपनी मर्जी चलानी है तो वो भी बताओ मुझे। मम्मी जी, आप जैसा बोलती हो मैं वैसा ही करती हूँ और आगे भी वैसा ही करूँगी। पता नहीं दूसरे लोगों ने क्या बोला है आपको। वो कोई दूसरे लोग नहीं हैं, बल्कि मेरे अपने हैं, और मुझसे प्यार करते हैं, तभी तो फिक्र करते हैं मेरी। सरला देवी रानी की बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। उसके ऊपर ममता और सीमा की बातों का गहरा असर हो गया था। हर दिन वही कहानी चलती रहती है। सरला देवी के तानों से रानी बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो अपने पति से बात करती है। मुकेश जी, मैं मम्मी जी को खुश करने की कोशिश करती रहती हूँ, पर मम्मी जी को कभी कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये सुनते ही मुकेश गुस्सा हो जाता है। तू चुप रह, मैं माँ के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनने वाला। अगर तुम अच्छे से कोशिश करती तो माँ जरूर खुश रहती, तू किसी काम की नहीं। पति से ऐसी बातें सुनकर रानी को लगने लगा था कि इस घर में उसका कोई भी नहीं है जिससे कि वो अपने मन की बात कर सके। वो पूरी तरह से अकेली हो चुकी थी और अपनी इस हालत के बारे में अपने माता पिता को बताकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। वो अपने हालत से समझौता कर चुकी थी। एक शाम ममता और सीमा सरला निवास में आते हैं। वो दोनों आपस में अच्छी सहेलियां भी थी।
अरे मासी जी, क्या हुआ? आप बहुत दुखी लग रही हो। हाँ चाची माँ, सब ठीक है ना? जब से ये बहू आई है घर पे, तब से मुझे एक पल का भी चैन नहीं है। एक भी काम ठीक से नहीं करती। पूरा घर तहस नहस करके रखा हुआ है। और एक तुम लोगों को देखो, तुम्हारे घर पे सब कितना अच्छा है। सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहते हो। तुम दोनों बहुएं कितनी गुणवान हो। और यहाँ पे तो बहू सिर्फ काम खराब करना ही जानती है। दुखी करके रखा है। ये सुनकर सीमा और ममता दोनों मुस्कुराने लगते हैं। अरे मासी जी, आपका जब भी मन करे हमारे घर आ जाना। हाँ चाची माँ, आप कभी भी हमारे घर आ सकती हो। अभी हम चलते हैं, काफी लेट हो गया है। घर जाके सबके लिए खाना भी बनाना है। ठीक है बेटी, ध्यान से जाना। सीमा और ममता की प्यार भरी बातें सुनकर सरला देवी उनके घर जाने की सोचती है। यहाँ पे तो रानी बहू ना अच्छा खाना खिला पाती है। कभी तीखा कभी फीका खाना होता है। और ना ही तो कोई सेवा करती है मेरी। इससे अच्छा तो कुछ दिनों के लिए मैं सीमा और ममता बहू के घर हो आती हूँ। थोड़ा सुकून मिल जाएगा और उन लोगों के पास रहने से मन भी शांत हो जाएगा। सरला देवी ने एक छोटा सा बैग उठाया और बिना किसी को बताए घर से निकल जाती है। सरला देवी के बेटे मुकेश को जब ये बात पता चलती है तो वो रानी पे बहुत गुस्सा होता है। ये सब तुम्हारा क्या धरा है? अगर तुम मम्मी जी का ख्याल रखती तो उसे दूसरों के घर नहीं जाना पड़ता। मैं तो हर काम उनसे पूछ के ही करती हूँ, लेकिन उन्हें अपनी बहू में सिर्फ कमियाँ और दूसरों में बस अच्छाई दिखती है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए तुम मेरी मम्मी पे इल्जाम मत लगाओ। और मुकेश गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। शायद मेरा होना ही गलत है। मम्मी जी को तो बस मुझ में कमियां ही नजर आती है और पति तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। उधर सरला देवी अपनी देवरानी कुंती के घर पहुंचती है, जहां वो ममता बहू से मिलने के लिए बहुत उतावली हो रही थी। आइए भाभी, अच्छा किया आप आ गई। बहुत दिनों से हमारा मिलना भी नहीं हुआ। आप बैठो, मैं आपके लिए नाश्ता पानी का इंतजाम करती हूँ। सरला देवी ने चारों तरफ देखा, उसे ममता बहू दिखाई ना दी। अरे कुंती, तुम क्यों नाश्ता पानी लाओगी? ममता बहू को बोलो, वो ले आएगी। ये सुनकर कुंती थोड़ा झिझक जाती है। वो अभी सो रही है। कुंती की बातें सुनकर सरला हैरान हो जाती है। क्या ममता बहू अभी तक सो रही है? इतनी देर तक? तभी ममता अपने कमरे से बाहर आती है, बाल खुले, फोन हाथ में। उसे देखकर सरला देवी खुश होकर बोलती है, अरे ममता बेटी, उठ गई? चाय बना दे। बहुत दिन हो गए हैं तेरे हाथों की चाय पिए हुए। ममता ने फोन से नजर उठाए बिना रूखी आवाज में कहा, अभी तो सो के उठी हूँ। मेरा अभी चाय बनाने का मन नहीं है। आप खुद बना लो और मेरे लिए भी एक कप बना देना। ममता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सरला देवी को लगा जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हो? तुम इस घर की बहू हो। बहू हूँ मैं, नौकरानी नहीं हूँ। यहाँ की मालकिन हूँ मैं। हर समय काम काम काम, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। थोड़ा खुद से काम करोगे तो हाथ नहीं टूट जाएंगे आपके।
सरला देवी आगे कुछ बोल पाती तभी कुंती धीमी आवाज में बीच में बोलती है। भाभी, इससे घर का काम नहीं आता और जरा उल्टा जवाब देने की आदत है। आप रहने दो, इससे कुछ कहना बेकार है, नहीं तो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। ये सब देखकर सरला देवी का सिर घूमने लगता है। उसने ममता बहू के बारे में अभी तक जो सोच बना रखी थी वो सब टूटकर बिखर चुकी थी। कुंती रोते हुए बोलती है। भाभी, पूरे घर का काम का बोझ मेरे ऊपर डाल रखा है। हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मुझे घर से ना निकाल दे। अब इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी। सरला देवी कुंती की हालत को देखकर अब कुछ बोल नहीं पाती और अपनी बहन सुशीला के घर जाने का सोचती है। कुंती बहन, मैं अब चलती हूँ, सुशीला के घर हो आती हूँ। काफी दिन से उससे बात भी नहीं हुई। जब से उसकी बहू आई है लगता है अपनी बहन को ही भूल ही गई है। तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है भाभी, आते रहना। थोड़ा दिल हल्का हो जाता है आपसे मिलकर। सरला देवी अपनी बहन सुशीला के घर पहुंचती है। सीमा उसे चाय नाश्ता देती है। ये सब देखकर सरला देवी खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है, चलो अच्छा है, कम से कम सीमा बहू तो सही निकली। ये ममता जैसी तो नहीं है बिल्कुल भी। बेटी, घर में कोई दिख नहीं रहा, सब कहाँ है? और ये सुशीला कहाँ है? सरला देवी सुशीला को आवाज लगाती है। अरे सुशीला, कहाँ हो? बाहर आ जाओ, कितना सोती है ये? तभी सीमा हंसते हुए बोलती है। अरे मासी जी, वो लोग तो शाम तक घर आएंगे। आप आराम से बैठो, मैं आपके लिए फटाफट से खाना बना देती हूँ। नहीं तो आपको देर हो जाएगी, घर वापस भी तो जाना है। सीमा बेटी, अभी कोई जल्दी नहीं है। मैं तो 2-3 हफ्ते के लिए आई हूँ, आराम से बना लेना। थोड़ा बैठ जा, बातें करते हैं, शाम तक सुशीला भी आ जाएगी। ये सुनकर सीमा सहम जाती है। सरला देवी देख लेती है उसे सीमा का हाव भाव कुछ अजीब लग रहा था। सीमा मायूस होके बोलती है। अच्छा मासी जी, ठीक है, आप बैठो, मैं अभी आती हूँ। सीमा अपने कमरे में चली जाती है। पता नहीं ये बुढ़िया अचानक से कहाँ से आ गई। कहीं इसे सच्चाई का पता चल गया तो नहीं नहीं, कुछ तो करना होगा, इसे यहाँ से जल्दी भगाना होगा। ये सीमा कौन सी सच्चाई की बात कर रही थी? इससे पहले कि सीमा कुछ कर पाती तभी सुशीला की पड़ोसन आशा आ जाती है। आशा देवी सरला देवी को भी जानती थी। अरे सरला बहन, तुम कब आई? जरूर तुम भी सीमा बहू को समझाने आई होगी। चलो अच्छा है, एक से भले दो। सरला देवी आशा की बातें सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। इससे पहले कि सरला देवी कुछ बोल पाती बीच में सीमा बोल पड़ती है। अरे आशा चाची, अभी आप जाओ, ये हमारे घर का मामला है, हम आपस में देख लेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर सरला देवी हक्का बक्का हो जाती है। फिर अपने आप को संभालते हुए बोलती है। क्या बात हो गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है आपको कुछ पता नहीं है सरला बहन। मैं आपको बताती हूँ, सीमा बहू के कारनामे जो इसने आपकी बहन सुशीला और उसके बेटे राजेश के साथ किया है। ये सुनकर सरला देवी घबरा जाती है।
कहाँ है मेरी बहन? क्या हुआ है उसे? जल्दी बताओ आशा बहन, मेरा दिल अब बैठा जा रहा है। तभी सीमा बीच में बोलने की कोशिश करती है, लेकिन सरला देवी रोक देती है। हम पड़ोसी हैं, हमें सब पता है। जब से ये सीमा आई है इस घर में, बेचारी सुशीला की जिंदगी ही बर्बाद करके रख दी है इसने। बेचारी सुशीला से इस उम्र में भी पूरे घर का काम कराती, और तो और साथ में अपने पति राजेश को भी नहीं छोड़ा इसने। तो सुशीला का बेटा राजेश कुछ बोलता तो उसे दहेज मांगने के केस में फंसाने की धमकी देती थी। वो दोनों माँ बेटा तो डर डर के मुश्किल से रह रहे थे, फिर भी लेकिन ये तो बहुत पत्थर दिल निकली। इतना सब कुछ करके भी जब इसका मन ना भरा तो आखिरकार इसने दोनों माँ बेटा को जेल में डलवा ही दिया, झूठे केस बना के। ये सारी बातें सुनकर सरला देवी सन्न रह जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने कोई बड़ा बम फोड़ दिया हो उसके सामने। वो कुछ बोल नहीं पाती। सीमा बहू की सच्चाई उसके सामने आ चुकी थी। तभी सीमा की चीखती हुई आवाज से सरला देवी होश में आती है। अब मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। आशा आंटी, पड़ोसी हो तो पड़ोसी बन के रहो। इससे ज्यादा मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। अभी निकलो मेरे घर से, नहीं तो पुलिस को बोल के अरेस्ट करा दूंगी। अरे कौन तुम्हारे मुंह लगेगा? वो तो हमें सुशीला और उसके बेटे की फिक्र है, इसलिए तुम्हें समझाने आई थी। अब जो अपने पति और सास की ना हुई तो दूसरों को क्या समझोगी? चलो सरला बहन, इसका कुछ पता नहीं कब किस पे झूठा इल्जाम लगा दे। इसका इंसाफ तो भगवान ही करेंगे, सब ऊपर वाला देखेगा इसे। हाँ, ले जाओ इनको भी अपने साथ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। बड़े आए थे ज्ञान बांटने वाले। चलो निकलो मेरे घर से। सरला देवी अब तक बुत बन चुकी थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अपनी बहू के लिए बहुत पछतावा हो रहा था। अब वो समझ चुकी थी कि दुनिया के दिखावे और बहकावे में नहीं आना चाहिए। हर कोई यहाँ पे मुखौटा लगा के बैठा हुआ है। कौन सच्चा है कौन झूठा नहीं पता। अंदर ही अंदर वो बोलती है, इन लोगों के सामने मेरी रानी बहू बहुत ही भोली और मासूम है। उसकी कोशिशों को मैंने हमेशा नज़रअंदाज किया है और उल्टा मैंने हमेशा ताने मारे हैं। और तो और मेरे बेटे ने भी बहू का कभी साथ तक नहीं दिया, लेकिन फिर भी कभी उसने ऊंची आवाज़ में पलट के जवाब तक नहीं दिया। हमेशा अपनी तरफ से सास बहू का रिश्ता निभाने की कोशिश की है। इसलिए आज से रानी बहू बहू नहीं मेरी बेटी है। मैं अपने किए की माफ़ी मांग लूँगी उससे। सरला देवी को जीवन का सबसे बड़ा सबक मिल चुका था और अब वो नई सोच और उम्मीद के साथ अपने रिश्तों को निभाने के लिए तैयार थी।